अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई की तरफ से एक मुसलसल इम्प्रेशन दिया जा रहा है और कल एक उनके रहनुमा आतिफ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पेश की शराइत कुछ तय हो जाएं तो फिर ही हुकूमत के साथ अपोजिशन पर राज़ी होने का सोचा जा सकता है। इस कैंपेन का इम्प्रेशन ये बनता है कि हुकूमत मुसलसल पीटीआई को मिस कॉल कर रही है, लेकिन पीटीआई कॉल नहीं उठा रही। वो कहती है कि पहले हमारी शर्तें मानो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, और बेचैनी हुकूमत की तरफ से है। और एक तो ये पॉइंट है हमारा, और दूसरा ये है कि पीटीआई ने अपने बयानिए का वो हशर किया है और कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उसके बयानिए गोया के एक्सपायर होते जा रहे हैं और एक के बाद एक करके नाकाम हो रहे हैं। और उसकी एक वजह हालात भी हैं, एक वजह पीटीआई के झूठ भी है, और एक वजह आवाम का ये एक नफसियाती मिजाज भी है कि जब कोई मुहिम आप हद से ज़्यादा चलाते हैं, यानी ओवर शूट और ओवर किल की हद तक पहुंच जाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो लोग आपकी बात को वज़न देना बंद कर देते हैं, और जिसका शिकार अब पीटीआई हो रही है। और अब पीटीआई ने एहतजाजात की कॉल भी दे दी है। जुमे को फिर एक यौम एहतजाज मनाया जाएगा मुल्क गिर सतह पर। उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों का ऐलान भी उसने कर दिया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद हालात का रुख क्या है वो पीटीआई के बिल्कुल मर्जी और मंशा और ख्वाहिशात के बरक्स है। चंद रोज़ पहले हुआ ये कि इलेक्शन से, ज़िमनी इलेक्शन से 2 दिन पहले, गालबन 1 दिन पहले, ये 2 दिन पहले मुलाकात हुई पीटीआई की, और उसमें इमरान खान को वकीलों ने ये रिपोर्ट दी, कुछ इस तरह की बात की कि ज़िमनी इलेक्शन में अगर हम 4-5 सीटें पंजाब से अगर जीत गए तो हम तबाही मचा देंगे। तबाही क्या मचा देंगे कि ये सीटें मुस्लिम लीग नून की जीती हुई थी जो हमने जीत ली हैं। इसका मतलब यह है कि फरवरी के इलेक्शन जाली थे, या ये कि अवाम का एतमाद हुकूमत से ख़त्म हो गया। क्योंकि अमरे वाक़े में तो ये बात दुरुस्त है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में कोई पार्टी अपनी ही जीती हुई सीटों पर हार जाए तो वो उस पार्टी के लिए धब्बा गिना जाता है, और अगर कोई जमात अगर अपनी सीट जीत ले तो वो उतना बड़ा कारनामा नहीं समझा जाता। तो पीटीआई की तमाम तर ये मनसूबाबंदी और कोशिश और ख्वाहिश ये थी कि पंजाब से हम कुछ गिनती की सीटें, एक सीट तो वो कह रहे थे कि हम जीत ही जाएंगे, वज़ीराबाद वाली, लेकिन मज़ीद 4-5, एक उनको तवक्को थी ये कसूर वाली सीट की, और एक तवक्को थी सीट जो मरीम नवाज़ ने खाली की है वो सीट, और एक ये वज़ीराबाद की। इन 3 का उनको यकीन था कि ये हम जीत जाएंगे, और अगर 2-3 और मिल जाती हैं तो फिर हम तूफ़ान मचा देंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि हुआ ये कि वज़ीराबाद की पीटीआई की अपनी सीट भी उनसे छिन गई। यहाँ बाजोड़ का भी जिक्र हो रहा है कि वहाँ इलेक्शन में पीटीआई हार गई है, लेकिन वो थोड़ा सा किस्सा मुख्तलिफ है। वो पीटीआई ही का एक आदमी था जो बागी हो गया था और जिसको फिर कत्ल कर दिया गया था। पीटीआई ही के कुछ लोगों ने कत्ल किया था, और उसमें गंडापुर का भी नाम आता था। कातलों के कम से कम कातलों की सहूलतकारी या उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से उनका नाम भी, गंडापुर का नाम भी आता था। तो वो वोटर जो आज़ाद उम्मीदवार जीता है, मकतूल उम्मीदवार का भाई जीता है, वो पख्तूनख्वा सूबे की किसी अपोजिशन पार्टी से उसका ताल्लुक़ नहीं है। बुनियादी तौर पर वो पीटीआई ही का आदमी था, और उसको पढ़ने वाला वोट भी पीटीआई का था। इसलिए उसको कोई इतना बड़ा, यानी अवामी मकबूलियत के लिहाज से पख्तूनख्वा की हद तक कोई अपसेट नहीं कहा जा सकता। लेकिन पंजाब में जो हुआ है वो अपसेट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि वो अपसेट नहीं है। वो दरअसल ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त जो लोग मैदान में आए थे मुस्लिम लीग को कुछ सीटों से महरूम करने के लिए और पीटीआई को कुछ सीटें जितवाने के लिए, जिसका जिक्र जावेद लतीफ़ ने भी किया कि शेखुपुरा ज़िला की 5 सीटें एक अफसर ने 90 करोड़ रिश्वत लेकर पीटीआई को दी। तो वो लोग जो थे वो तो या नज़र में आ गए, उन पर नज़र रखी गई, या उनको बता दिया गया कि भाई इस ज़िमनी इलेक्शन से आपने दूर रहना है, या फिर वो खुद ही उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं करने का फ़ैसला किया, ये सोच कर के अब इसकी कुछ चंदा ज़रूरत नहीं है, जितने पैसे हमने कमाने थे कमा लिए। तो इस वजह से मुस्लिम लीग का जो वोट था वो बरकरार रहा और पीटीआई को कामयाबी नहीं मिल सकी। और इससे ये भी पता चला कि 8 फरवरी को जो हुआ था वो कुछ और था, जो कि हमारा मीडिया दिखाता रहा वो कुछ और था। मीडिया तो ये दिखाता रहा जैसे पीटीआई के साथ हाथ हो गया है, दरअसल हाथ मुस्लिम लीग नून से हुआ है। और मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, बल्कि वो खबर ये है कि उस जो फहरिस्त थी जिसमें ये तय किया गया था कि मुस्लिम लीग के ये 15 आदमी हरवाने हैं MNA की सीट पर, उनमें एक नाम नवाज़ शरीफ का भी शामिल था। और ये
तकरीबन आखिर तक ये फैसला बरकरार रहा कि नवाज शरीफ को लाहौर की जिस सीट से वो कामयाब हुए वहाँ से उनको शिकस्त दी जाएगी, हरवाया जाएगा। और धड़ाधड़ ठप्पे पे ठप्पा, वो आपने सुना होगा कि वो राशिदा, क्या नाम है उसका, जो खातून थी जो नवाज शरीफ के मुकाबले में, डॉक्टर राशिदा जो भी है, उसके निशान पर ठप्पे पे ठप्पा लगता रहा। और इतला ये है कि कुछ 20,000 के करीब जाली वोट उस राशिदा नामी डॉक्टर को, यास्मीन राशिद है उसका नाम, राशिदा नहीं, तो यास्मीन राशिद के इंतखाबी निशान पर यानी 20,000 जाली वोट उसको डाले गए। और फिर आखिरी वक्त में कुछ हुआ जिसकी तफसील का इल्म नहीं है, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ये हुआ जिसके बाद राशिदा नामी इस डॉक्टर, जो भी उसका नाम है, इसको जितवाने का प्रोग्राम तर्क कर दिया गया और मामलात को छोड़ दिया गया। चुनांचे नवाज शरीफ साहब जितनी लीड से जीते हैं, असूली तौर पर इनमें 20,000 वोटों का इजाफा होना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ की लीड हकीकी ये है। और ये फ़ैसला क्यों बदला गया? बज़ाहिर इसकी वजह यही थी, उन्होंने किसी ने आखिरी वक्त में सोचा कि अगर नवाज शरीफ को भी हरवा दिया गया तो फिर शायद पब्लिक के लिए ये मामला हज़म करना मुश्किल हो जाएगा और फिर एक बुरान नया पैदा हो सकता है। चुनांचे ये नवाज शरीफ की किस्मत कह लें या उनकी आखिरी वक्त में खौफजदा होने की निशानी कि वो डर गए और वो 20,000 वोट जो उन्होंने डलवाए थे यास्मीन राशिद को, वो उस पर इत्तेफाक किया और उसके बाद मामला छोड़ दिया। फिर जो पोलिंग हुई वो अपने तौर पर होती रही, जालसाजी नहीं की गई। और नाज़रीन, इस इलेक्शन में तमाम तर जालसाजी करवाई गई है सिविल हुकाम से और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी अमले से, जिनको भारी मिकदार में रिश्वत दी गई। और ये रिश्वत वो नहीं है जो उन्होंने वसूल की, उन्होंने तो वसूल की PTI के लोगों से, लेकिन आगे इनको फिर जो रिश्वत दी गई इंतखाबी अमले के लोगों को, ज़ाहिर है क्योंकि काम तो फिर उन्हीं से लेना था और इस तरह फिर ये इंतखाबी नताज बदले गए। वरना PTI आज अपने 8 फरवरी के इलेक्शन में अपने असल मुकाम पर होती। इन्होंने PTI को उसके कोटे से, उसके इंतखाबी मकबूलियत के वज़न से कहीं ज़्यादा सीटें उसको दिलवा दी। इसके बावजूद वो बाज नहीं आई और उसने मैंडेट चोरी हो गया का शोर मचाए रखा। और अब 21 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन ने वो सारा बयानिया पलट दिया है और इसमें PTI जो है अब वो मायूस होकर दोबारा जलसे जुलूस की सूरत में सामने आ रही है और उसको ये अंदाज़ा हो रहा है कि पब्लिक उसके साथ नहीं है। मिसाल के तौर पर इलेक्शन में धांधली का जो ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का जो शोर मचाया, उसका कोई सबूत PTI मीडिया के सामने नहीं दे सकी, वरना मीडिया पर कुछ ना कुछ बहस मुबासा ज़रूर होता, चाहे जाली सही। PTI ने जाली वीडियोस एक दिन पहले ही बनवा ली थी और वो वीडियो अगले दिन चलाई और उनमें बहुत सारी वीडियो वो भी थी जो पिछले इलेक्शन की थी, 2018 के इलेक्शन की, 2013 के इलेक्शन की वीडियोस जो थी वो इसने ताज़ा वीडियोस कहकर चलवाई। लेकिन उनको ये ज़रूरत नहीं हो सकी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने वो वीडियोस पेश कर सके। वैसे भी एक नफसियाती बात है कि अगर जिस तरह ये PTI कह रही है कि ये ज़िमनी इलेक्शन में बहुत बड़ा धांधला हुआ है, तो इन सीटों में किसी भी हलके के अंदर कहीं भी कोई एहतजाजी मुजाहरा आपको नज़र आया? PTI ने कॉल दी, फिर भी लोग नहीं निकले, कहीं भी नहीं लोग निकले। लाहौर में 5 मकामात पर कॉल दी गई थी और इसी तरह पंजाब की जितनी भी हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए तमाम शहरों में उनमें एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन कोई नहीं निकला। वरना नफसियाती जो पैटर्न है आवाम का, वो हमेशा ये होता है कि अगर किसी हलके में इलेक्शन में धांधली हो तो मुतसरा उम्मीदवार की वोटर पार्टी क़यादत के हुक्म के बगैर ही बाहर आ जाते हैं, चाहे वो आधे घंटे के लिए बाहर आए, चाहे वो 1 घंटे तक प्रोटेस्ट करें। कुछ उन्होंने सड़कों पर टायर जलाने होते हैं, कुछ नाराबाजी करनी होती है, 1-2 सड़कों पर ट्रैफिक रोकना होता है और कुछ तोड़ फोड़ पथराव वगैरह तक भी नौबत आ जाती है, जिसके बाद फिर वो मुंतशिर हो जाते हैं। लेकिन आधे पौने घंटे के लिए वो एक मेला ज़रूर लगाते हैं। ये पाकिस्तान में हमेशा हुआ है और ये पहले ज़िमनी इलेक्शन थे जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले उम्मीदवारों में से किसी का कोई हामी बाहर नहीं आया। ये PTI के लिए आंख खोल देने के लिए काफ़ी। और उसके जहाँ तक उसके बयानियों की बात है तो वो झूठी साबित हो गई है आवाम की नज़रों में। उसकी वजह वो हुई ओवर किल और ओवर शूट का मसला है कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। इसकी इतनी ज़्यादा तकरार की गई, इतना ज़्यादा वावेला बचाया गया और इन आलमी इदारों को तक को ख़त लिखे गए कि बुशरा बीबी की ज़िंदगी ख़तरे में है। लेकिन जब आवाम की एक खासी तादाद ने इस पर यकीन कर लिया
تو پھر ان کی مرضی سے بنائے ہوئے میڈیکل بورڈ نے جب رپورٹیں چیک کی، معائنے کیے، وہ جتنے بھی ان کو معائنے ہوتے ہیں وہ سب معائنے کیے، اور اس کے بعد اس پورے بورڈ نے شوکت خانم ہسپتال کا ڈاکٹر بھی شامل تھا، یہ کہا کہ بشریٰ بی بی کے جسم میں کسی زہر خورانی کی کوئی نشانی نہیں ملی، بلکہ انہیں کوئی سرے سے کوئی بیماری ہے ہی نہیں، سوائے معدے میں وہ جو چٹپٹے کھانے اور چسکے دار کھانے، اچار وغیرہ، کرکرے وغیرہ کھاتی ہیں بہت زیادہ مقدار میں، تو اس کی وجہ سے معدے میں دباؤ اور گیس کا پرابلم اس طرح کچھ چیز پیدا ہو گئی، یہ اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ عارضی بیماری ہے۔ عارضی سے مراد یہ کہ یہ کرکرے اور اچار بہت زیادہ کھانا چھوڑ دیں تو یہ مرض خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی ہوا عوام کے ذہنوں سے اکھڑنے لگی، اور پہلے کی یہ صورتحال تھی جو کئی سال سے چل رہی تھی کہ عمران خان جو بھی کہتا تھا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس پر فوراً ایمان لے آتی تھی۔ اگر وہ کہتا تھا کہ امریکہ میرا دشمن ہے تو لوگ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگانے شروع کر دیتے تھے، اور اگر کہتا تھا کہ امریکہ ہماری حکومت بچائے گا تو یہ اس پر بھی ڈھول پیٹنے لگتے تھے کہ امریکہ عمران خان کو بچانے کے لیے آ گیا۔ لیکن اب بشریٰ بی بی کے واقعے کے بعد عمران خان کو جو صدمہ پہنچا ہے، جو زک پہنچی ہے، اور اس کی جو ساکھ پر سوال اٹھا ہے عوام کے ذہنوں میں، وہ اپنی جگہ ایک مثال ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب عمران خان کے ہاتھ سے تمام معاملات نکل گئے ہیں، اور یہ وہی چیز ہے جو کچھ حوالوں سے کئی دوسرے لیڈروں کے ساتھ بھی پیشگی نظر آ گئی تھی کہ بس بھئی اب اس کا کام ختم۔ شاید آپ نے میرے بلاگ وہ سنے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ پرویز الہی کی سیاست آج کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ بلاگ میں نے کیا تھا کوئی میرے خیال ہے سال بھر پہلے، 1 سال سے بھی اوپر ہو گیا اس بات کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا جب میں نے یہ کہا تھا کہ پرویز الہی کی سیاست اب ختم۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ یہ 8 فروری کے الیکشن میں بھی دونوں باپ بیٹا ہار گئے، اور اب دوسری مرتبہ ہار گئے۔ اب اطلاع یہ ہے، غیر مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے کسی امیدوار کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہے، کسی رکن اسمبلی کو، پنجاب اسمبلی کے رکن کو، کہ تم سیٹ خالی کرو، پرویز الہی کو ہم یہاں سے ضمنی الیکشن لڑائیں گے اور تمہیں پھر کسی اور جگہ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے طے کر لیا ہے کہ پرویز الہی کو 2 مہینوں میں 3 شکستوں کا ریکارڈ دینا ہے، اور اس کو ایک تاریخ میں زندہ جاوید کر دینا ہے کہ بھئی یہ وہ شخص ہے جس نے 2 مہینے میں 3 الیکشن ہارے۔ تو پرویز الہی کا انجام ختم، انجام طے، معاملہ ختم۔ اب پرویز الہی کی سیاست میں دوبارہ انٹری کا کوئی چانس نہیں ہے، اور اس پر کوئی بات بھی نہیں کرے گا کیونکہ معاملہ اس کا ختم ہو گیا۔ تو یہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی وہ جو پروپیگنڈا بم تھے وہ اب ایکسپائری ڈیٹ اپنی پوری کر چکے ہیں، اور آئندہ عمران خان کا کوئی بیانیہ بھی فروخت نہیں ہو پائے گا۔ یہ ایک پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اچھا، یہ جو عمران خان کو مس کالیں دینے کی ایک امپریشن دیا جا رہا ہے، اور اس میں جنگ گروپ کے لوگ صحافی بھی شامل ہیں اور پھر کچھ پی ٹی آئی کے سیاستدان بھی، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس میں پہلا سوال تو یعنی کامن سینس کا ہے، اور دوسرا امر واقعی کا۔ کامن سینس یہ ہے کہ حکومت اس وقت معاشی عدم استحکام کا مرحلہ عبور کر چکی ہے۔ خارجہ تعلقات میں وہ کامیابی اس نے ایسی حاصل کی ہے کہ جو عمران خان جس کے خواب ہی دیکھ سکتا تھا کہ چین کے ساتھ معاملات بہتر، قطر کے ساتھ بہتر، امارات کے ساتھ بہتر، سعودی عرب کے ساتھ بہتر، امریکہ کے ساتھ بہتر، یورپی یونین کے ساتھ بہتر، اور وہ سارے مرحلے طے ہو گئے۔ قرضے ملنے، فنڈنگ کی کمی کے سارے پرابلم ختم ہو گئے، معاشی استحکام بھی آ گیا جس کا کریڈٹ اس حکومت کو نہیں جاتا بلکہ فوج کو جاتا ہے، فوج کی قیادت کو جاتا ہے جس نے محنت کی۔ اور ظاہر ہے پاکستان کا جو معاملہ ہے، دوسرے ممالک ویسے بھی ہماری سول حکومتوں پر اعتبار نہیں کرتے کہ اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 6 مہینے بعد اس کی چھٹی ہو جائے گی، یہ 2 سال کے بعد چھٹی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف کوئی بھی ہو، سعودی عرب زیادہ اہمیت آرمی چیف کو دیتا ہے، چاہے باجوہ ہو، چاہے عاصم منیر صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں سول حکومتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ مرحلے بھی طے ہو گئے۔ اب سیاسی استحکام جس کی یہ حکومت کو خواہش تھی کہ یہ بڑے سیاسی عدم استحکام نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی عدم استحکام کے 2 میدان ہوتے ہیں، ایک شہر، بازار، معاشرہ، محلہ، سماج، پورا ملک، یعنی کہ جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، دکانیں بند ہیں، پتھراؤ ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ ایک عدم استحکام کا میدان یہ ہے، یہ تو بالکل ہی صاف ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر غیر یقینی حالات ہیں، کیا پتہ
किस वक्त तहरीक अदम एतमाद आ जाए और वो कामयाब हो जाए, उसका चांस भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अब मुस्लिम लीग के पास और उसके इत्तेहादियों के पास तकरीबन 2/3 अक्सरियत है। और अगर पीपल्स पार्टी फ़र्ज़ कीजिए फ़ैसला करती है कि हमने हुकूमत के साथ नहीं रहना, तो उसके बग़ैर भी अब वो पोजीशन है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के बग़ैर भी हुकूमत बाकी रह सकती है। हाँ, ये है कि उसको एक एतमाद का बुरान पेश होगा कि भाई आपके पास उतनी अक्सरियत तो नहीं रही, लेकिन हुकूमत बाकी रहेगी, तो वो मामला भी तय हो गया। जब ये सारे मसले तय हो चुके हैं, यानी सियासी इस्तेहकाम भी हासिल कर लिया गया है, माशी ज़वाल की रफ्तार भी रोक दी गई है, अब माशी ग्रोथ का सफ़र शुरू हो चुका है, जिसकी तस्दीक IMF, आलमी बैंक, एशियन बैंक और ब्लूमबर्ग और दूसरे जो मुतल्लिका आलमी इदारे हैं वो तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात अब बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं, जिनके नतीजे अगले साल में आना शुरू हो जाएंगे। यानी 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद नहीं, बल्कि सिर्फ अगले साल। अगले साल से मुराद मालियाती हवाले से वो साल होता है जो जून के बाद शुरू होता है। अब अप्रैल है, गोया कि वो 14 महीनों की डेडलाइन दे रहे हैं कि 14 महीनों के बाद पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के नताइज सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो जो शोर था इमरान खान का, जो दबाव, वो भी बहुत कम हो गया। आपने देखा कि वो जब से वो उसकी हुकूमत ख़त्म हुई और पहले शहबाज हुकूमत आई, उसने मुद्दत पूरी की, फिर निगरान हुकूमत हुई, तो खासा अरसा बन जाता है। इस पूरे अरसे में इसने जितनी कोशिशें भी बहरान पैदा करने की हैं, उनमें से एक भी कामयाब नहीं हो सकी, और अब ज़िमनी इंतखाबात ने तो इमरान खान के अंजाम पर मोहर लगा दी। तो ऐसे में हुकूमत को क्या ज़रूरत है कि वो मिसकालें करे? ये तो बात ही यानी अकल से कोई भी, यानी ये नहीं कि मेरी अकल या आपकी अकल, बल्कि आप किसी तीसरे आदमी को भी ले लें तो उसकी अकल में भी ये बात नहीं आएगी कि इस हुकूमत को क्या मजबूरी है। हुकूमत मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेगी, लेकिन वो मुज़ाकरात होंगे कुछ जमहूरी आइनी इस्लाहात पर होंगे। इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए नहीं होंगे। इमरान खान के जेल से बाहर आने का बाब भी फ़िलहाल आप बंद ही समझिए। अच्छा, दूसरा जो है मैदान, वो भी एक झूठी खबरों का तुमार है जो जंग जियो ग्रुप चला रहा है कि एक मुहिबान पाकिस्तान, पता नहीं क्या नाम रखा है, खैर खाहान पाकिस्तान, हालांकि ये नाम ही गलत है, खैर खाहान इमरान खान होना चाहिए, और वो कोशिशें कर रहा है। तो ये कोशिशें बिल्कुल वही है जिसको जो किसी एक रवायती फिल्मी डायलॉग था कि उसमें एक लड़के से पूछा जाता है कि यार तुम्हारे लव अफेयर का क्या बना, तो उसने कहा जी 50% कामयाब है। तो उसने कहा 50% कैसे कामयाब है? तो उसने कहा कि जनाब मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन उस लड़की की तरफ से ना है, तो गोया 50% कामयाब है। तो ये सेम वही चल रहा है कि इमरान खान की तरफ से ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। बाहर प्रोपेगेंडा तो ये हो रहा है कि हमें मिस कॉलें आ रही हैं, लेकिन हकीकत में हो ये रहा है कि इमरान खान की तरफ से लोगों को भेजा जा रहा है। और ये खैर खान है, इमरान खान नाम से जो एक 3-4 रुकनी, कोई रिटायर्ड जर्नैल और कोई सियासतदान, अज़कार रफ्ता किस्म के सियासतदान हैं, उनकी तरफ से जो कोशिश हो रही है ये इमरान खान की फरमाइश पर हो रही है, और उधर से 50% वाला मसला है। इसके ज़्यादा अगर कोई हकीकत है तो वो मौजूद नहीं है, और अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं ज़रूर बता दूंगा। लेकिन अब मैंने जो बताया है इस वक्त तक वही सच है। जो सच है मैंने वो बताया है कि ना हुकूमत की ख्वाहिश है, ना इदारों की ख्वाहिश है, और ना कोई इम्कान है कि इस हवाले से इमरान खान के साथ कोई बात हो सकती है, नहीं हो सकती। इमरान खान के साथ अगर मुज़ाकरात होंगे, और ये आखिरी जो रब्ता किया गया था इदारों के साथ, तो उन्होंने साफ कह दिए थे कि भाई आपने जो भी मुज़ाकरात करने हुकूमत से करें, और हुकूमत से जो मुज़ाकरात होंगे वो आइनी पार्लिमानी अमूर के हवाले से हो सकते हैं, कुछ सियासी मुतालबात के हवाले से हो सकते हैं। इमरान खान की रिहाई या 9 मई के इशू पर हुकूमत कतई कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। तो ये इनके ड्रामे की हकीकत है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।